हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 6 करने वाले हैं, सिटीजनशिप। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने देखा था कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया। जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है, एक तरीके से इंडेक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम ज़रा इधर देख लेते हैं एक बार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना टोटल अब 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने इसके बाद देखा था प्रीएम्बल के बाद पार्ट 1, जो कि डील करता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि देखो, हम पढ़ सीक्वेंस में रहे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर हमने देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर अब वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, जिसमें पहले प्रीएम्बल पढ़ा, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसने ये डिफाइन किया कि ये भारत है, यानी कि भारत कहाँ तक है जिसको हम लोग भारत बोल सकते हैं, जोग्राफिकल एरिया कहाँ तक का है भारत का, तो वो हमने इसमें डिफाइन किया। इसके बाद सिटीजनशिप, इसका मतलब ये है इस चैप्टर का मतलब कि 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था इस दिन, 26 जनवरी 1950 जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उस दिन से कौन कौन है जो भारत का नागरिक है। ये जो चैप्टर है ना, ये इस चीज़ से डील करता है। ये हमें ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 से कौन कौन हमारा नागरिक है। तो अब इस चैप्टर को ना हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स में। कैसे, देखो, एक पार्ट तो जो हमें ये बताता है आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक कि कौन कौन है भाई जो इस देश का नागरिक है, कब से, 26 जनवरी से। और एक पार्ट ये बताता है जो डिसीजन, एक एक्ट है जो पार्लियामेंट लेके आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट ये बताता है कि किस तरीके से आप भारत की सिटीजनशिप ले सकते हो और किस तरीके से, किन कंडीशंस के बेसिस पर आपसे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स को इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो ये जो आइडिया है ना सिटीजनशिप का, ये हमने कनेडियन मॉडल से लिया है। और इसके बाद ये मैंने जैसे बताया पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक इसी चीज़ से डील करता है। अच्छा, अब किसी भी देश में ना 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक तो वो जो उस देश के नागरिक हैं, जैसे कि अभी हम इंडिया में रहे तो हम इंडियंस हैं, और हम इंडियंस के अलावा जो लोग रह रहे हैं वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है। तो जो उस देश के अपने सिटीजन्स हैं तो वो तो सिटीजन्स ही कहलाएंगे, लेकिन जो उस देश के अपने सिटीजन्स नहीं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलियंस कहते हैं। तो ये एलियंस भी 2 तरीके के हैं, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। अच्छा, अब मैं किसी और कंट्री जाऊँगी घूमने के लिए, तो मैं उस कंट्री के लिए मैं एलियन हुई, ठीक है। अब एलियंस कितने टाइप के हुए, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस जो है ना, इनको फ्रेंडली एलियन के कंपैरिजन में थोड़ी कम राइट्स मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को ही, सिटीजन्स को और एलियंस को, कुछ ह्यूमन राइट्स दिए हैं, लेकिन एनिमी एलियन को कुछ कम ह्यूमन राइट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। अब ये कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। ये कौन से राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, राइट टू वोट इन लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, right to contest for the membership of the parliament and the state legislature, eligibility to hold certain public offices and that is president, vice president, etc. तो अब ना इनको देख के घबराना नहीं है कि ये कौन से आर्टिकल है, क्या पढ़ रहे हैं हम, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये है क्या। इनको अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ फंडामेंटल राइट, उनमें हम इन सब को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि आप अगर आप सिटीजन्स हो तो आपके पास ये आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आपको कुछ कुछ राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब ना पहले मैं चैप्टर के लास्ट में प्रीलिम पॉइंटर्स अटैच करती थी, अब मैं सोच रही हूँ जो टॉपिक खत्म हो रहा है ना उसी के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो अटैच कर देते हैं। तो इसमें क्या है, सम ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, डिफेंडिंग आर कंट्री। समझ में आया, तो ये कुछ एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स आर नेशन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में ना जो बाय बर्थ इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, और जिसने इंडिया की सिटीजनशिप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्वायर की है, ये दोनों ही लोग एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे, ठीक है। बट यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में जो बाय बर्थ है ना वहाँ का सिटीजन, सिर्फ वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है, जिसने किसी भी तरीके से वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की है ना, वो वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। In India, both the citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president, while in USA only a citizen by birth is eligible, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सिंगल सिटीजनशिप वाला। तो इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है जो कि है इंडिया एज अ स्टेट, लेकिन इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की कोई अपनी सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में हर एक स्टेट की तो है ही, साथ में यूएसए जो नेशन है उनकी अपनी भी सिटीजनशिप है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनको पढ़ने से पहले एक शीट बनानी है आपने, और उस शीट में 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ये 11,
ये ऐसे करके डालना है और इनके कंपैरिजन्स में इनको पढ़ना है। अब यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, इन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, वो यहाँ होंगे, एक पॉइंट आधा ऐड हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ और यहाँ और यहाँ 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 सेम ही होगा। तो इसको ऐसे कंपैरिजन में पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशन, यानी कि किसी भी पर्सन के पास अगर उसका डोमिसाइल है इंडिया का, साथ ही इन तीनों में से वो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है। क्या कंडीशन है, इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भी अगर इंडिया में पैदा हुए होंगे तब भी चलेगा। और तीसरी चीज़ क्या, इफ़ ही हैज़ बिन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ है तब से पहले से अगर वो लोग 5 साल से रह रहे हैं इंडिया में, तब भी वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। तो 90% लोग तो इसी आर्टिकल के अंदर कवर हो गए थे और 26 जनवरी से क्या बन गए थे, इंडिया के सिटीजन बन गए थे। तो ये क्या कह रहा है, अगर किसी इंसान के पास इंडिया का डोमिसाइल है, साथ ही या तो वो इंडिया में पैदा हुए हैं, या तो उसके माता या पिता इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर वो इंडिया में 5 साल से रह रहा हो, कब से, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, डोमिसाइल कहने का क्या मतलब है, तो डोमिसाइल का मतलब ना, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं आपको, तो डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट होम, जहां उसका परमानेंट होम है, दैट इज हिज और हर डोमिसाइल। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ अभी, ठीक है, दिल्ली में रहती हूँ मैं, लेकिन मुझे एक जॉब करने के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है फॉर 3 years कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मैं बैंगलोर गई हूँ, मैं वापस काम करके वापस अपना दिल्ली आ गई, तो मेरा डोमिसाइल कहाँ का हुआ, दिल्ली का हुआ डोमिसाइल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मुझे एड्रेस करनी है, इंडिया जो है ना, सिर्फ इंडिया में इंडिया का ही डोमिसाइल हमें मिलता है, यानी कि हम इंडियंस ही हैं बस। ठीक है, तो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो अपना अपना डोमिसाइल देती हैं, बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो लोग डोमिसाइल वर्ड यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में वो डोमिसाइल होता नहीं है। वो भी इसलिए यूज़ करते हैं, आई थिंक मैरिज सर्टिफिकेट या कुछ उनको शायद बनाना होता है, तो उसमें बेसिकली चाहिए होता है ताकि ये शो कर सको आप कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, बट एक्चुअली वो डोमिसाइल नहीं होता। तो कभी भी अगर आएगा हमारा प्रीलिम्स में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो कितने स्टेट्स का डोमिसाइल देता है, या फिर हमारे यहाँ कितने स्टेट्स में डोमिसाइल है, तो नहीं, नन होगा इसका आंसर। कोई भी स्टेट अपना डोमिसाइल नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही डोमिसाइल मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आर्टिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। देखो ये क्या था, जो रह रहा है इंडिया में ऑलरेडी, जिसका घर है इंडिया में, ये उसकी बात कर रहा था। ये किसकी बात कर रहा है, एक पर्सन ने जो माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है, अगर वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है, या तो वो, या तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वो खुद, या तो उसके माता पिता में से कोई, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी अगर इंडिया में पैदा हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है। तो क्या, अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ पॉइंट, इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इसके पेरेंट्स इंक्लूडेड है। ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके माता पिता में से कोई एक, या तो वो खुद। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मतलब 3 जनरेशन इंक्लूडेड है, वो खुद, उसके माता पिता और उसके ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, साथ ही इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर, ये देखो मैं थोड़ा इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करते हैं, इस डेट पे 19 जुलाई 1948, ये क्या है ये डेट। तो इस दिन से ना एक चीज़ स्टार्ट हुई थी जिसको कहते हैं परमिट सिस्टम। तो परमिट सिस्टम क्या है, परमिट सिस्टम एक तरीके से आप ये मान लो, उस टाइम परमिशन मांग रहे हो आप इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए और पाकिस्तान से इंडिया जाने के लिए। ये आपको पता होगा, आपने वो मूवी देखी है गदर की, एक कागज़ पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा, बस वही जो मोहर है ना, वो परमिट सिस्टम था। तो इस दिन से ना वो परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और इससे पहले क्या होता था ना, कोई भी कभी भी इंडिया पाकिस्तान फ्लो कर सकता था। ये पार्टीशन के बाद, पार्टीशन 1947 में हो गया हमारा, उसके बाद से लेकर इस डेट तक कोई भी ईजिली फ्लो कर पा रहा था इंडिया टू पाकिस्तान। बट इस डेट से क्या स्टार्ट कर दिया गया, परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। तो अब जो लोग इस डेट से पहले इंडिया आए थे माइग्रेट होके, ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, तब से वो रह रहे हैं, जब से वो लोग आए हैं तब से रह रहे हैं। और अगर वो इस डेट के बाद आए हैं, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि 6 महीने से वो रह रहा हो। कब से, जब से उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाला है तब से लेके तब तक वो 6 महीने तक रह रहा हो, तब जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 6 हमारा। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 7 की तरफ। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहते हैं, अच्छा आर्टिकल 5 क्या था, वो यहीं पैदा होना चाहिए। आर्टिकल 6 माइग्रेशन की बात करता है, पाकिस्तान से इंडिया आया हो।
अब आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान चला गया आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर उन्हें पछतावा हुआ तो पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए सेटल होने के लिए। ये लोग भी, ऐसे लोग भी क्या बन सकते हैं, इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। फॉर दिस ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। अब देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट है हमारा और जो ये वाला पॉइंट है 6 मंथ्स, ये दोनों पॉइंट एकदम सेम है। कब से कब तक, रजिस्ट्रेशन की डेट से लेके तब तक उनको 6 महीने तक रहना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 6 मंथ, देखो रजिस्ट्रेशन मुझे कराना है तब से लेके मुझे कम से कम कब तक रहना पड़ेगा, जब से मैंने एप्लीकेशन डाली है रजिस्ट्रेशन के लिए तब से मुझे 6 महीने तक कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल नंबर 8 किसकी बात करता है, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर वो पर्सन, उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, बट हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ़ ही हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेट और कंसुल। देखो इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 ये सब तो बात करते हैं जो एक तो खुद इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया से पाकिस्तान चला गया हो या पाकिस्तान से इंडिया आ गया हो, राइट। लेकिन ये आर्टिकल बात करता है जो पाकिस्तान को छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल हो गए हो, तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे, ऐसे लोग कैसे इंडिया के सिटीजन बनेंगे। तो ऐसे लोग कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, अगर वो वहाँ के जो भी वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट पोस्टेड हैं उनसे रजिस्टर करा ले, या फिर वहाँ पे जो भी हमारे कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे वो लोग क्या कहते हैं रजिस्टर करा ले, तो फिर वो लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। अच्छा, अब इस आर्टिकल के बाद ज़रा ये चार पॉइंट आप लोग देखो। क्या, पर्सन डोमिसाइल है जिसके पास इंडिया का, वो बन सकता है सिटीजन। पर्सन माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से तो बन सकता है। पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चला गया फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया, वो भी बन सकता है। और अगर इंडियन ओरिजिन का कोई है जो बाहर रह रहा है तो वो भी बन सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, नो पर्सन शॉल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर फॉरेन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने किसी और कंट्री का पासपोर्ट अपना लिया है तो फिर वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। समझ में आया, क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज़ और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शॉल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। हाँ, मतलब कि देखो इस आर्टिकल का मतलब ये है कि जैसे आज लॉ बना 1950 में, अब 1950 के लॉ के अकॉर्डिंग मैं इंडिया के सिटीज़न हूँ अब, ठीक है, लेकिन वो लॉ जो है ना 1951 में वापस चेंज हो गया कि ये नहीं बनेगा। तो जिस क्राइटेरिया से मैं बनी थी ना सिटीज़न इंडिया की, अब अगर वो चेंज हो गया है क्राइटेरिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरी भी सिटीजनशिप छिन जाएगी, नहीं। एक बार लॉ बन गया, उस लॉ के अंडर कोई काम हो गया, बाद में अगर वो लॉ चेंज होता है ना तो जो पहले लॉ बना था उससे हमने जो काम किया था ना उस काम को हम नहीं हटा सकते। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स लॉ बना है, ठीक है, इस लॉ के तहत जो वाई है ना ये सिटीजन बन चुका है इंडिया का, बाद में ये जो एक्स लॉ था ये चेंज होकर जेड लॉ बन चुका है, तो ये जो है ना वाई बंदा, इससे नहीं छीनी जा सकती उसकी सिटीजनशिप, इससे उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू ही रहेगी। लेकिन अब जो कोई सपोज ए आया तो अब वो इन पुरानी कंडीशंस के बेसिस पे नहीं सिटीजन बनेगा, वो अब इन कंडीशन के बेसिस पे सिटीजन बनेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी परमानेंट और इलेबोरेट प्रोविजन इन रिगार्ड ऑफ सिटीजनशिप। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है ना, लागू हुआ है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन तक भी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि कैसे कोई इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो चीज़ है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये बताया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से कौन कौन है जो भारत के नागरिक रहेंगे या भारत के नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन कहीं भी नहीं बताया है कि कौन है जो भारत की नागरिकता यानी कि भारत की सिटीजनशिप ले सकता है। ये काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दिया है कि पार्लियामेंट जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग एक लॉ ला सकता है और उस लॉ के अंदर किसी को भी इंडिया की सिटीजनशिप दे सकता है या उससे छीन सकता है। और पार्लियामेंट एक लॉ लेके आया भी है इसके रिगार्डिंग, हमें वो भी पढ़ना है। आर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन जो सिटीजन बन सकता है। इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि किसी को देना कैसे, किसी से लेना कैसे सिटीजनशिप, इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता है। खाली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है लॉ बनाने के लिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर यही बात कहता है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट ये एक्ट लेके आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे कोई इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बाय बर्थ कैसे ले सकता है या बाय
रजिस्ट्रेशन से कैसे ले सकता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। बाय बर्थ कोई कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। तो इसमें ये दो डेट्स हैं मेजरली, तो एक 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, और एक 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक, और करंट में 3 दिसंबर के बाद जो चेंज हुआ है वो करंटली अभी चल रहा है, ठीक है। तो पहला लॉ, ये पहले बार जब एक्ट लेके आया तो उसमें ये प्रोविजन था कि कोई भी इंसान अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा, इज अ सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान अगर इन दो डेट के बीच इंडिया में पैदा हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन अपने आप बन जाता है, भले ही उसके माता या पिता की कोई और कंट्री की सिटीजनशिप क्यों ना हो। समझ में आया? उसके माता या पिता के सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान सिटीजन बन जाएगा अगर उसने यहाँ पे इन डेट्स के बीच में पैदा लिया है तो, ठीक है। दूसरा, फिर इन्होंने चेंज किया, 1 जुलाई 1987 को चेंजेस आए। तो अब क्या हुआ, जो अब कोई इंसान अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ है तो वो सिटीजन बन जाता है इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। यानी कि उसके माता या उसके पिता में से कोई भी अगर एक भी बंदा सिटीजन है, कब, जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चा भी क्या बन जाता है, सिटीजन बन जाता है, ठीक है। इसमें उसके पेरेंट्स के सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ इसमें हमें उसके पेरेंट्स के सिटीजनशिप से लेना देना है, ठीक है। इसके बाद आता है 3 दिसंबर 2004। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी सिटीजनशिप लेना चाहता है इंडिया की बाय बर्थ, तो अब क्या कंडीशन अब ये है, सिटीजन इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या फिर और वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो कम से कम हो सिटीजन इंडिया का, और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 चीज़ें दोबारा देखते हैं। अगर कोई इंसान 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुआ है तो उसके माता या पिता ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप क्यों ना ले रखी हो, वो बच्चा जो है अपने आप इंडिया का सिटीजन बन जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी ने 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा लिया है तो फिर उसके माता या पिता में से किसी एक का इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी था, कंपलसरी था। 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या हुआ, वही माता या पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर पासपोर्ट एंड वीज़ा के साथ इंडिया आया हुआ होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हाँ, ये देखो important point, the children of foreign diplomats posted in India and the enemy cannot acquire the Indian citizenship by birth। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कोई किसी और कंट्री के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में आके रह रहे हैं, जैसे उनकी अपनी एम्बेसीज होती है वहाँ पे, तो उनके जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो भी बच्चे होंगे ना, वो इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते बाय बर्थ। साथ ही जो एनिमी एलियंस हैं हमारे पास जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी बाय बर्थ इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाय डिसेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो आपके दादा परदादा ऐसे क्या कहते हैं जनरेशन से चलती आ रही है, तो बाय डिसेंट आप कैसे इंडिया के सिटीजन बनोगे। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया विल बी कंसीडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ़ वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, वो कंसीडर हो जाएगा इंडियन सिटीजन कब, अगर वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच पैदा हुआ है। तो इफ़ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ तब उसके जो पिताजी थे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच जो ये है, इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इसमें सिर्फ पिताजी का था, यहाँ पे हो गया कोई भी पेरेंट्स, माता या पिता दोनों में से कोई एक भी अगर सिटीजन है इंडिया का तो फिर भी वो बच्चा सिटीजन कहला जाएगा। उसके बाद ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अब करंट में यही चल रहा है, 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या है, ओनली इफ हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, यानी कि उसका जो बर्थ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन कॉन्सुलेट में उसके बर्थ के 1 साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, मतलब अगर आप 1 साल से ज़्यादा हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर उसका बर्थ रजिस्टर कराइए, ठीक है। और पेरेंट्स को ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा जो माइनर है वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता। डन। अब थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, आप कैसे ले सकते हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी दे सकती है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से इंडियन सिटीजनशिप अगर उसने कुछ भी इनमें से क्राइटेरिया फॉलो किया है तो। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यहाँ पे रेजिडेंट आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट लिख दिया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यहाँ पे, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है
रजिस्ट्रेशन करने से पहले। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, हाँ मतलब अनडिवाइडेड इंडिया का था वो, इंडियन ओरिजिन का। उसके बाद अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, यानी कि किसी से आपने शादी की है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और तब शादी के बाद आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हो। माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पेरेंट्स और सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ मतलब किसी के माइनर हैं बच्चे, तो वो भी जिसने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से सिटीजनशिप एक्वायर की है, तो उसके जो माइनर्स होंगे यानी कि उसके जो बच्चे होंगे जिनकी एज 18 साल से कम होगी, वो भी इंडियन सिटीजन बन जाएंगे अपने आप। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी इन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ वो बन जाएंगे। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। ये पढ़ लेना, बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ जाएंगे आपको। इसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरली आपको कैसे मिल जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। तो नॉट टू बी सब्जेक्ट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, हाँ तो पहली बात तो नेचुरली आप तब बनोगे इंडिया के सिटीजन जब आप किसी ऐसे कंट्री के मेंबर नहीं होने चाहिए जिस कंट्री में इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं मिलती है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरलाइजेशन के मेथड से जहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं मिलती उस कंट्री के आप मेंबर नहीं होने चाहिए, उस कंट्री के आप सिटीजन नहीं होने चाहिए। दूसरा, रीअनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री इन इवेंट ऑफ एप्लीकेशन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्सेप्टेड, हाँ मतलब कि आप दूसरी किसी कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ रहे हो इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, आपको कैरेक्टर अच्छा है और एडिक्वेट नॉलेज है, जो भी 8th शेड्यूल यहाँ एज 8th शेड्यूल 8th, ठीक है, यानी कि 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेजेस मेंशन है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तब भी आप बन जाओगे। उसके बाद इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया और टू एंटर इनटू अ कंटिन्यूइंग सर्विस, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करते हो और आपकी इंटेंशन है कि आप इंडियन सिटीजन बन जाओ, तब भी आपका हो जाएगा वो। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब ये है जैसे कि गवर्नमेंट ने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी और टेरिटरी को इंडिया में मिलाया, एक्वायर कर लिया, तो जो वहाँ के सिटीजन्स होंगे ना वो भी इंडियन सिटीजन्स ही कहलाएंगे। अगर वो छोड़ना चाहे वो अलग बात है, पर अगर जैसे पुडुचेरी है या लक्षद्वीप है, इनको अपने बाद में एक्वायर किया तो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजन्स अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आप कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनसे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। एक बार ना हम लेते कैसे सिटीजनशिप, ये थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा बाय बर्थ वाला, ये रहा बाय बर्थ कैसे मिलती है। दूसरा हमने देखा बाय डिसेंट कैसे मिलती है। तीसरा हमने देखा बाय रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है। चौथा हमने देखा नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से कैसे मिलेगा। पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब जो हम देख रहे हैं आपसे छीनी कैसे जा सकती है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, हाँ ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं नहीं, ये सारे नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, ये सारे यहाँ से लेके ये सारे ही जो है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 में आया था ना, उसके अंतर्गत ये सारा हो रहा है और टाइम टू टाइम इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। अच्छा, इसमें 3 तरीके बता रखे हैं जिससे आप अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, जिससे आपसे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। पहला क्या है, बाय रेनेंसिएशन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रीअनाउंसिंग हिज सिटीजनशिप अपॉन द रजिस्ट्रेशन। मतलब कि कोई भी अगर है, उसने अगर एकदम होशो आवाज़ में बोल दिया कि मुझे अब इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, अनाउंस कर दिया, तो उससे उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। और अगर उसके बच्चे हैं 18 साल से कम, तो उन माइनर्स से भी उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ऑल्दो जब वो अडल्ट बन जाएंगे तब अपनी सिटीजनशिप वापस एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर वॉर चल रहा है इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ, उस टाइम जब वॉर चल रहा है उस टाइम पे सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है, ना ही किसी को सिटीजनशिप दी जा सकती है, ना ही किसी से छीनी जा सकती है। जब वॉर हमारा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जाके हम इन मैटर्स से डील करते हैं, ठीक है। इफ़ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज, इट्स रजिस्ट्रेशन शॉल बी विथ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया कि उनके माइनर से भी छीन ली जाएगी, अगर 18+ है तो फिर वो वापस अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर आपने किसी और कंट्री का पासपोर्ट एक्वायर कर लिया है तब भी आपसे आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। वो ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस नहीं करेगा कि अब से आपकी सिटीजनशिप छीनी जाती है, नहीं। द मोमेंट यू होल्ड अनदर पासपोर्ट ना किसी और कंट्री का, उसी मोमेंट से आपकी इंडियन सिटीजनशिप छीन ली गई है। उसके बाद है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन देखो इन कंडीशंस में छीन ली, अगर आपने फ्रॉड तरीके से एक्वायर किया इंडियन सिटीजनशिप, द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये डिसलॉयल्टी है, ठीक है, लॉयल्टी नहीं है,
लॉयल्टी, अगर आपने क्या कहते हैं गद्दारी की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर अनलॉफुली कुछ ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया वॉर के टाइम में एनिमी एलियंस से, या फिर द सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 years, यानी कि अभी तो आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की थी इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से, पर एक्वायर करने के 5 साल के अंदर आपको किसी दूसरे देश में सज़ा सुना दी गई है और आप 2 साल के लिए जेल में हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। उसके बाद अगर आप 7 साल से ज़्यादा इंडिया से बाहर हैं, द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, तब भी आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। अच्छा, अब इस चैप्टर में ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और एक एनआरआई और क्या कहते हैं ओवरसीज सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज़ थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। तो पहला अगर मैं बात करूँ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो ये एक तरीके से ना एक कार्ड है। किस चीज़ का कार्ड है ये? तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलता है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पर 2-3 दिन से यही नॉइज़ चल रहा है और इसी वजह से मैंने वीडियोस भी अभी अपलोड नहीं किए हैं, काफ़ी डिले हो गया है वीडियोस अपलोड करने में और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ना हो, बट फिर भी हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। तो अगर मैं बात करूँ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये जो है ना, ये ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये कार्ड होता है, ये कार्ड होल्डर है, ठीक है। तो पहले तो एनआरआई और एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको हम लोग PIO भी कहते हैं, और एक आता है हमारे पास ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन तीनों में क्या अंतर है? तो जो NRI होते हैं ना, वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत से बाहर हैं, मतलब किसी भी काम से, चाहे एजुकेशन हो चाहे जॉब हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम हो, बट ये इंडिया के ही सिटीजन्स हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है। एक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन इनके पास, मतलब इनके जो एंसेस्टर्स थे ना, वो भारत के नागरिक रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब तीसरे आते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये लोग OCI कार्ड होल्डर हैं, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर्स हैं। ये लोग वो लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली हैं इनको, जैसे लाइफ लॉन्ग वीज़ा, मल्टीपल एंट्रीज़ इंडिया में, ट्रैवलिंग, ये कर सकते हैं बहुत ईजिली। और इनको जो है ना, जैसे किसी को अगर सिटीजनशिप चाहिए तो मिनिमम 7 years रहना पड़ता है ना, इनको 1 साल ही रहना पड़ता है, तो इनको सिटीजनशिप मिल जाती है इंडिया की, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है ना, ये एक तरीके से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही हैं जिन्होंने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड बनवा लिया है, बस ये याद रखो। अब इस टॉपिक में ना आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड नहीं मिलता है, OCI कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं हो सकते। दूसरा, ये ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये जस्ट एक कार्ड है जिससे आपको कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, इतना याद रखो। और ये किसको मिलता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मिल जाता है ये कार्ड, लेकिन वो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। अच्छा, मुझे एक बात और कहनी थी। आज से कुछ वीक्स पहले ना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, बट आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल एंड ऑल दीज लवली कमेंट्स। सीरियसली इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। आई वॉज नॉट वेल बट स्टिल, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये पढ़ के। और अगर आपको ना सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, किसी और सब्जेक्ट में भी डाउट हो ना, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगी। एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, जैसे मैं ना मंथली मैगजीन्स रीड करती हूँ अपनी प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। तो जब मैंने मंथली मैगजीन रीड करना स्टार्ट किया था ना बहुत टाइम पहले, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी ढूंढती थी कि कोई तो ऐसा हो जो स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करके पढ़ना बता दे, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना अपनी प्रेपरेशन, तो आपने ना हिस्ट्री पूरी पढ़ी होती है, ना पॉलिटी ना इकोनॉमी, तो आपको पता नहीं होता मैगजीन में कभी कभार कि इस टर्म का मतलब क्या है या इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जिसको पता हो वो अच्छे से समझा सकता है आपको। तो अगर आपको पढ़ना है मंथली मैगजीन, मैं विजन IAS की पढ़ती हूँ, तो आप मुझे बताना, मैं उस पर पक्का वीडियोस बनाऊँगी हर मंथ की मैगजीन के ऊपर। पर अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो या अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब ये देखते हैं क्वेश्चंस कुछ मैंने लगाए हैं इसमें, तो उनको पढ़ लेते हैं एक बार। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। करेक्ट है कि सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है इंडिया की और एक ही डोमिसाइल आपको मिलेगा। दूसरा, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। नॉट एट ऑल। हमने देखा था कि नहीं, जो नेचुरलाइज सिटीजन्स हैं और जो बाय बर्थ है उन सबको मिल सकती है
वो सभी हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल नहीं, आपसे आपकी सिटीजनशिप आपको मिल गई तो छीनी भी जा सकती है आपसे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप, इनमें से कौन से तरीके हैं जिससे किसी से भी इंडिया की सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव ये तीनों हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955, ये किन चीज़ों से डील नहीं करता, एक्विजिशन, टर्मिनेशन, इलेक्शन, ये तो वर्ड ही मैच नहीं हो रहा है, सिटीजनशिप और इलेक्शन क्या दूर दूर तक कोई इनका मेल जोल नहीं है, तो ये वर्ड तो एकदम गलत है, तो यही आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पढ़ना भी नहीं चाहिए नेक्स्ट, यहीं से सही। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, पार्ट 2। अच्छा, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद एक बार ऑनेस्टी के साथ करना, उसके बाद जाके पूरा ये देखना कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, आंसर देखना। उसके बाद फ्रॉम वेयर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन, इसका आंसर आप लोग बताना। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कहाँ से लिया गया ये आइडिया सिंगल सिटीजनशिप का। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, OCI इज एन सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये सही है, इंडिया का सिटीजन वो नहीं होता है, भारत का नागरिक वो नहीं होता। OCI possesses multiple entry long term visa for visiting India, ये भी सही है। and OCI is at par with NRIs in all matters and OCI is not entitled to fundamental right, ये एकदम सही है, नहीं मिलते इनको ये सारे राइट्स, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये हमारा गलत है, ये मतलब ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वॉज एंटर्ड इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू द अमेंडमेंट ईयर 2005 में ऐड हुआ है, ठीक है, OCI वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, बताओ इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से डील करता है। इसके बाद सिटीजनशिप एंड्स व्हेन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ स्टे आउट 7 साल, यानी कि मिनिमम 7 साल अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो आपसे आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। इसके बाद है विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताओ सिंगल सिटीजनशिप, इसके आगे मुझे पढ़ना भी नहीं है क्या है ये, इधर से आंसर एकदम ठीक, सिंगल सिटीजनशिप, दैट्स इट। इसके बाद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो यार दैट्स इट, इतना ही था आज के लिए। एंड प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको पॉलिटी के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।